हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज और एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर बाजार की बजी हुई है बैंड और बहुत लोग जो है ना शेयर बाजार में जो आए थे वो सब वापस अपने अपने काम धंधे में लग रहे हैं। बट हम तो यहीं के हैं, हम तो 20 साल से शेयर बाजार में हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। हम तो अभी भी नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि जब मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी या मार्केट रिकवर करेगा तो इस बार लीडर कौन होगा, इस बार कौन सा सेक्टर जो है वो हमको पॉसिबली पैसा देगा। देखिए, शेयर बाजार ना हमेशा ऐसे ही रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, और हर एक्शन के अंदर में अपॉर्चुनिटीज है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप नेगेटिव अपॉर्चुनिटी वाले हैं या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी वाले हैं। तो मैं तो परपेचुअल पॉजिटिव रहता हूँ, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँ, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग जर्नी भी ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कंजम्पशन। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल में अब इंडिया का जो थीम है, वैसे इंडिया स्टोरी तो इंटैक्ट है, खाली स्टोरी के सब्सटेंस चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये थीम इंडिया का सर्वोपरि रहेगा और इस पे ध्यान हमको देना ही चाहिए। तो आज पूरा वीडियो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये मेरा नया सेटअप है आपके लिए। आई होप यू आर लाइकिंग इट, और अगर लाइक कर रहे हैं ना तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस आई एम लाइकिंग इट, ताकि क्या मोटिवेशन रहे। नहीं तो हमको मिल क्या रहा है, हमको बस आपका प्यार ही मिल रहा है और मैं चाहता हूँ वो प्यार बरकरार रहे। तो चलिए डिस्कशन चालू करते हैं। इंडिया का कंजम्पशन थीम, इस पर डिस्कशन चालू करते हैं। ये थीम समझने के पहले आपको इंडिया का जीडीपी का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, और इंडिया का जीडीपी का स्ट्रक्चर समझने के पहले आपको जीडीपी का फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक व्हाइट बोर्ड निकालता हूं और जीडीपी के बारे में पहले बात करता हूं। जीडीपी का मतलब है क्या क्या कंपोनेंट्स है जीडीपी के। पहला कंपोनेंट है सी, विच इज कंजम्पशन, कि इंडिया में हम लोग सब मिलके कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो जीडीपी में ऐड होता है। दूसरा जी, मतलब गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, तो वो जी के अंदर में आ जाता है। उसके बाद आता है आई मतलब प्राइवेट कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में ऐड हो रहा है। उसके बाद है एक्सपोर्ट, कि हम कितना बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, माइनस इंपोर्ट, मतलब हम नेट में इंपोर्ट कितना करते हैं। यही मोटा मोटी जीडीपी का फॉर्मूला है, राइट। और अगर आपको किसी भी कंट्री को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो ये फॉर्मूला को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तक क्या हो रहा था इंडिया में पिछले कुछ 2-3 साल से, जी बड़ा एक्टिव था, गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव थी। गवर्नमेंट बोली थी मैं पैसा खर्चा करता हूं, मैं नए नए प्रोजेक्ट्स लाता हूं, मैं इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करवाता हूं, मैं डिफेंस में बाई करता हूं, और मैं इंडिया के अंदर में एक जीडीपी ग्रोथ करवाता हूं। तो जी वॉज ड्राइविंग दिस, ओके। कंजम्पशन स्लो था, कंजम्पशन उतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि जो कोविड के बाद में जो कंजम्पशन का बूस्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, फ्लैट हो गया कंजम्पशन, क्योंकि कोविड में जिसको जितना खरीदना था भर भर के खरीद दिया, उसके बाद में नया बाइंग करने का प्रोपेंसिटी लोगों का लिटरली कम हो गया। तो दुनिया भर में एक्चुअल में सी इज अ प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इन यूएस तो बड़ा ही गजब ही सी ग्रो कर रहा है, बट दुनिया भर में बाकी कंट्रीज देखोगे ना, सी इज इन अ बिग प्रॉब्लम। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक एंटरप्रेन्योर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको लगता है कि भैया फ्यूचर मेरा अच्छा है। और इन दिनों इंडिया के अंदर में कई ऐसे रेगुलेशंस आए, स्पेशली बोरिंग डेट के अंदर में, कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने में एक एंटरप्रेन्योर सोचने लग गया कि मैं करूं कि नहीं करूं, बिकॉज मेरा पर्सनल गारंटी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट ने काफी सपोर्ट किया, एसएमई प्लेटफॉर्म ने काफी सपोर्ट किया, बट वो भी अभी उतना हाई पेस में नहीं है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करे। एक्सपोर्ट काफी अनसर्टेन है, क्योंकि ट्रम्प साहब आ गए, पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, सो देयर इज फेयर बिट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट के अंदर में हम कोशिश कर रहे हैं जितना इंपोर्ट कम कर सके, हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम गोल्ड का इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें हमारा कंट्रोल थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये समय लगेगा कि हम इंपोर्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे, या हम प्रोबेबली सरप्लस जोन में जा पाएंगे। अभी तो हम ट्रेड सरप्लस नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन दैट वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट मोर। तो ये जीडीपी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? हाँ नयन, आपको समझ में आ गया जीडीपी का स्ट्रक्चर? चले, मेरे जो टीम मेंबर है नयन, उनको भी समझ में आ गया, तो सबको समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि पीपीटी में वापस चलते हैं कि
जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप जीडीपी के बारे में जानते हैं तो जो कंपोनेंट्स है जीडीपी उनके बारे में आप जानिए। तो ये जो है इंडिया का जो क्वार्टरली जीडीपी है वो तकरीबन 75 लाख करोड़, इट्स क्वार्टरली जीडीपी 75 लाख करोड़, सही बोल रहा हूं ना मैं? आई थिंक 75 लाख करोड़ ही है। 1 2 3 1 2 या 1 2 3 1 2 करेक्ट 75 लाख करोड़ का, जिसमें से तकरीबन 48 लाख करोड़ इज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर जीडीपी। तो जो कहते हैं ना लोग कि इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वेल देखा जाए तो अल्टीमेटली हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, और हम जितना और कंज्यूम करेंगे उतना हमारा कंट्री का जीडीपी ग्रो करेगा। सेकंड, ये जो कलर है दिस इज गवर्नमेंट, ये कलर कौन सा है? ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ब्लू जो है वो इंपोर्ट है, रेड जो है वो एक्सपोर्ट है, और ये जो फाइनली ये वाला जो फिगर है ग्रीन, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। इसको मैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मैंने एक्सप्रेस किया है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। ये हो गया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आप देखिए कैसे कैसे ये नंबर चेंज हो रहा है। तो ये हो गया कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये हाईएस्ट है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर जीडीपी इज कंजम्पशन, जो कि थोड़ा सा नीचे हुआ था पिछले 2 साल के अंदर में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हल्का सा मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट, हल्का सा इसमें अपलिफ्ट में थी। प्राइवेट कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एकदम फ्लैट, ज्यादा कुछ होता है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि मैंने कहा कि हम लोग डेफिसिट नेशन है, हम नेट में इंपोर्ट करते हैं। तो अब इंडिया का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हाँ, कि जीडीपी क्या है आपको समझ में आ गई, हाँ, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। बराबर, आगे चलिए आगे बढ़ते। ये कोर हमको पता लग जाएगा ना, तो हमको ये पता है कि कंजम्पशन कितना इंपॉर्टेंट है, और एनी सेक्टर विच इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द कंजम्पशन स्टोरी इज अ परपेचुअल सेक्टर। आपको खाली उसमें राइट स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिसमें आप लंबा राइड कर सकते हैं, बिकॉज कंजम्पशन में हमेशा इंडिया में टेलविंड रहेगा। ठीक है, चलिए अभी मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं, अचानक से क्या हो गया कि मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। पहले तो मैंने इस पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने पीसेस में कुछ रिकॉर्ड किया, जैसे मैं एयरलाइन वगैरह पे रिकॉर्ड किया था, बट कंजम्पशन पे अचानक से क्यों बात हो गई? बिकॉज कुछ चीजें अभी इंडिया में हो रही है जो कंजम्पशन को बूस्ट देगा। सबसे पहला ये जो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, बिकॉज ये जो इस साल के बजट के अंदर में गवर्नमेंट ने किया, मैडम ने किया, कि इन्होंने जो पर्सनल इनकम टैक्स है ना, इसको बड़ा जबरदस्त बूस्ट दिया है। आप देखिए ये जो 12 लाख तक का टैक्स फ्री होना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आई मीन ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ टैक्स पेयर इस पूरे ब्रैकेट में आएंगे और बेनिफिट मिलेगा, और अल्टीमेटली ये जो एडिशनल पैसा सिस्टम में आएगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंट मैडम ने कहा था कि करीबन 1 लाख करोड़ इज द अमाउंट विच इज शी इज फॉर गोइंग, विच इज पुटिंग इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर। ये 1 लाख करोड़ कहीं तो जाएगा ही ना, हाँ, कुछ तो इसका हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग। अब देखो इसके बाद जब गवर्नमेंट ने बजट किया उसके बाद से आरबीआई धम 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 करके एक एक मेजर ले रहा है ताकि सिस्टम के अंदर में लिक्विडिटी बूस्ट हो जाए, जिससे बैंक्स को इंसेंटिव मिले कि भैया अब आपके पास पैसे बहुत हो गए, अब जाके अब लेंड कीजिए। और रिटेल लेंडिंग जो है ना वो सबसे हाई यील्ड एक्टिविटी मानी जाती है फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट ज़्यादा बोरो नहीं कर रहे हैं, तो चलो एक रिटेल इंडिविजुअल इंसान जो है उनको ज़्यादा लेंडिंग करो। तो ये जो आरबीआई का रेपो रेट होता है ना, जो बेसिकली रेट होती है जिसमें बैंक लेंड करता है, आरबीआई लेंड करता है बैंक को, तो ये आरबीआई ने रिसेंटली इसको कट किया है 6.5% का 6.25% किया, प्लस और भी बहुत सारे इनिशिएटिव आरबीआई ले रहा है ताकि पैसे सिस्टम में भरे। और तीसरा हो गया जो पैसे बांटे जा रहे हैं। देखिए जो पैसे बांटे जा रहे हैं, अब इसको हम लोग 2 तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। एक हम लोग उसको थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हैं कि पैसा फ्री में क्यों बांट रहे हैं, और थोड़ा ए पॉलिटिकल अगर हम रहें तो पैसा बांट के अल्टीमेटली हम डायरेक्ट सिटीजन्स को पैसा दे रहे हैं कि आप कंज्यूम करिए ताकि हमारा इकोनॉमी का चक्रा चले, और जो इनकम डिस्पैरिटी है कंट्री के अंदर में थोड़ा उसको कूल ऑफ करने की कोशिश पॉलिटिकल रीजन से करते हैं, बट हो सकता है इकोनॉमिक रीजन में भी इसका रिलेवेंस पूरा हो। तो ये 3 मेजर रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, बट मैंने हाईलाइट किए ये 3 मेजर रीजन है कि अब हम लोग को इसके बारे में बात करनी चाहिए। थोड़ा अपने फ्रीबीज की बात कर लेते हैं, बिकॉज बात हो रही है तो करनी चाहिए।
फ्रीबी फ्रेंजी। तो आप देखिए कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर कोट किया है कि दिल्ली के अंदर में बीजेपी और आप दोनों ने फ्रीबी कमिटमेंट किया था। बीजेपी ने कितना दिया, 2,500 रुपए हर वुमेन वोटर को मिलेगा और एल्डरली को मिलेगा, और वन टाइम ग्रांट ऑफ 21,000 रुपीज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। वैसे ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आपने कहा था 2,100 रुपए ऑल वुमेन वोटर, 18,000 रुपए टू हिंदू प्रीस्ट एंड Sikh ceremonial readers. I don't know why they did it, but somehow that's why probably they lost. महाराष्ट्र के अंदर में लड़की बहन योजना, इसके अंदर में 1,500 पर मंथ। उड़ीसा के अंदर में वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम, जिसमें 10,000 रुपया सालाना और 5,000 रुपया जाएगा रक्षाबंधन के दिन और 5,000 रुपया जाएगा इंटरनेशनल वुमेन डे। आई डोंट नो व्हाई इंटरनेशनल वुमेन डे हैज बीन सिलेक्टेड। और वेस्ट बंगाल के अंदर में हमारी दीदी भी कर रही है, उन्होंने 1,000 रुपये पर मंथ SC/ST फैमिलीज को देने का कमिटमेंट किया है विमेन को, और 500 रुपये पर मंथ जो जनरल कैटेगरी वुमेन है उनके पास भी आएगा पैसा। तो पैसे बट रहे हैं। अब वो दो बातें हैं, वो अगेन मैंने कहा था पैसे बट रहे हैं तो आपको प्रॉब्ली अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पैसे वाले हैं, हमारे ऐसे लोग हैं, तो हम तो ऑब्वियसली क्रिप करेंगे इसको लेके, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को थोड़ा बैलेंसिंग करने के लिए शायद ये पैसा बांटना ज़रूरी था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना तरीका है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना तरीका है पैसा बांटने का। बट हम उस पर नहीं जाते हैं। हमको एक खाली पता है कि पैसे बहुत आ रहे हैं सिस्टम में, जिन पैसे को इवेंचुअली कंजम्पशन में डाला जाएगा। तो कुछ डेटा पॉइंट्स है, वैसे कई डेटा पॉइंट हमने कुछ कुछ रिपोर्ट से लिया है, तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस इन डेवलपिंग द रिपोर्ट, पर्टिकुलरली माय टीम मेंबर हु हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट बाकी जो रिपोर्ट्स है जहां हमने लिया है, हम सब रिपोर्ट का यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं कि किस रिपोर्ट से हमने क्या डेटा पॉइंट लिया है फॉर ईज। तो इंडिया के अंदर में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आज के रेट में इंडिया के अंदर में अगर मैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स देखूं, तो आज के रेट में इंडिया में 2024 में तकरीबन 53 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर मतलब जो पिछले, यहाँ पर भी डिफिनेशन है कंज्यूमर का, कि जो कम से कम $12 पर मंथ पर डे खर्चा करते हैं उसको कंज्यूमर बोला जाता है। तो इंडिया में तकरीबन 53 करोड़ कंज्यूमर्स है, जो कि 2030 में जाके 77 करोड़ हो जाएंगे, विच इज 46% ग्रोथ इन 6 years। जो कि अगर कोई भी और कंट्री को देखोगे तो बांग्लादेश जो है उसमें हाई ग्रोथ दिख रहा है, और पाकिस्तान जो है इसमें हाई ग्रोथ दिख रहा है। बट अपने भारतीय तो अपने भारत तक ही इस डिस्कशन को लिमिटेड रखते हैं। तो कंज्यूमर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली हम यंग नेशन है, हम कंज्यूमिंग नेशन है, तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। की हाईलाइट है कि कंजम्पशन जो थीम है ना, ये बहुत ब्रॉड थीम है, और जनरली जब हम कंजम्पशन सोचते हैं तो हम खाली FMCG सोचते हैं कि भाई क्रीम, शेविंग क्रीम, ये सब कंजम्पशन है। बट एक्चुअली में कंजम्पशन इज अ वेरी ब्रॉड थीम, जिसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रिटेल, ऑटो भी आ जाते हैं। ये जो सेक्टर है ना, इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल होता है। ये स्पेशली अगर साइकिल खराब होती है तो एक बार ड्रॉडाउन इनमें आता है, बट इनमें रिकवरी भी आती है, बिकॉज ये परपेचुअल ग्रोथ वाला है। एटलीस्ट जब तक इंडिया का डेमोग्राफी कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है। अभी इंडिया का एवरेज एज इज 28-29, जो कि आने वाला 25-30 साल लगेगा कि एवरेज एज बढ़ेगा, और जैसे लोग बूढ़े होते हैं तब कंजम्पशन थोड़ा कम होता है। बट एज ए यंग कंट्री वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट, एंड वो कंजम्पशन एक परपेचुअल स्टोरी है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म स्टोरी। और गवर्नमेंट का भी काफ़ी एम्फेसिस आ गया है कंजम्पशन को बूस्ट करने में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड हमको मिला, ये कोई म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, उनके प्रेजेंटेशन से हमने निकाला। कंजम्पशन अगर मैं क्लासिफाई करूं तो FMCG तकरीबन 29%, उसमें इतने सारे सेक्टर आते हैं, पैकेज फूड्स, पर्सनल केयर, ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज, टी एंड कॉफ़ी। ऑटो इज अराउंड 22%, consumer service is around 17%, telecom is around 10%, reality is 1.7%, services 2.8%, healthcare 5%, power 3.4%, and consumer durables जो है वो तकरीबन 8.8%। तो ये मोटा मोटी पूरा जो यूनिवर्स है ये कंजम्पशन को डिफाइन करता है। ये आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, ये सारा यूनिवर्स इंडिया का कंजम्पशन को मोटा मोटी इनकम्पास करता है एक सिंगल स्लाइड के अंदर में। और ये डेटा कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर ग्रोथ क्या आने वाला है। तो $4.3 ट्रिलियन का कंज्यूमर स्पेंडिंग 2030 तक इंडिया में एक्सपेक्टेड है, जिसमें ज़्यादातर जो है एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है जो रिटेल FMCG के लिए होगा, राइजिंग इनकम, होटल QSR, अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट, डिजिटलाइजेशन एंड न्यू एज कंजम्पशन, जिसमें क्विक कॉमर्स है, इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, और प्रीमियमाइजेशन के अंदर में
ऑटो है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है ये। दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल इज इफ यू लुक एट द पर कैपिटा इनकम, इंडिया का पर कैपिटा इनकम को अगर हम देखें तो ये FY20 के बाद ये 2100 क्रॉस कर चुका है। मतलब अभी तकरीबन आई थिंक अभी शायद 2800 या 2850 के आसपास है, जो कि हम कह रहे हैं FY25 में 3000 हो जाएंगे। और यहाँ देखिए जापान जब 2000 क्रॉस किया था तो 10 साल में कितने रैपिड से ग्रो किया था। साउथ कोरिया जब $2000 क्रॉस किया था तो इसको 10 साल में कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ। सिमिलरली चाइना। तो इंडिया का भी एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक इंडिया में ये पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $5000 पर कैपिटा हो जाएगी, विच इज दैट अल्टीमेटली जो पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, ये कहाँ जाएगी? ये कंजम्पशन में ही जाएगी। बिकॉज फाइनली वी ऑल वांट टू कंज्यूम लग्जरीज, कंज्यूम मल्टीपल थिंग्स विच वी एस्पायर इन आवर लाइफ। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है हमारा, जैसे जैसे इनकम बेस बढ़ता है वैसे वैसे हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा डेटा पॉइंट्स की, इंडिया में नंबर ऑफ लगेजेस जो सोल्ड हो रहे थे इंडिया में, जो 2015 का अगर मैं डेटा देखूं तो 43 मिलियन लगेज सोल्ड हो रहे थे, जो अभी 77 मिलियन हो गए 2023 में। एसी जो 3 मिलियन थी वो अब हो गए 10 मिलियन। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, कितना नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड है? तो 21 मिलियन, मतलब 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे 2015 तक, जो कि अब हो गए तकरीबन 8.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड एज वी स्पीक 2023 में। कंज्यूमर स्पेंडिंग देखें तो होटल में जहां पर हम 12,000 करोड़ स्पेंड करते थे अभी 34,000 करोड़ कर रहे हैं। हम ज्वेलरी के अंदर में जहां 2 लाख करोड़ स्पेंड करते थे वहां 5,60,000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं। और वेडिंग के अंदर में जहां 58,000 करोड़ स्पेंड करते थे वहां हम कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ प्लस 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 प्लस। कई एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि रिपोर्टेड भी नहीं होते, जो हम करते हैं। आपको तो पता है पैरेलल इकोनॉमी इंडिया में चलती है। अल्टीमेटली पैरेलल इकोनॉमी भी जीडीपी ग्रोथ में काम आती है। ऐसा नहीं है कि जो कच्चे का इकोनॉमी है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जो इकोनॉमी का चक्रा है वो तो घूमता ही है ना, बिकॉज ऑफ दैट कच्चे का इकोनॉमी। तो शादियों वगैरह के अंदर में पैरेलल इकोनॉमी काफ़ी है। तो राइज इन इनकम लेवल इंप्लाइज दैट कंज्यूमर्स कैन नाउ स्पेंड मोर ऑन वांट्स व्हाइल देयर नीड्स आर गेटिंग मेट। दिस इज द न्यू इंडिया, जहाँ पर वांट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आया है, प्रीमियमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस आया है। कुछ फटाफट डेटा पॉइंट्स को वापस देखते रहते हैं। तो डिजिटाइजेशन इंडिया का सबसे बड़ा कोर है। तो 90 करोड़ इंटरनेट यूजर, जो कि दुनिया का नंबर 2 है। 60% ऑफ न्यू इंटरनेट यूजर फ्रॉम रूरल एरियाज, 100 करोड़ के करीब स्मार्टफोन्स, 70% ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन अब डिजिटल हो रहा है। कॉमर्स ट्रांजेक्शन 50 करोड़ ऑनलाइन शॉपर्स बाई 2024, 63% ऑनलाइन शॉपिंग Tier 2 Tier 3 सिटीज से हो रहा है। ये कोई मेट्रो की बात नहीं रहेगी, अब इंडिया नीचे लेवल पे जा चुका है। और क्विक कॉमर्स जो कि नया बिग थिंग हो गया है, वो बहुत ही जबरदस्त पेस में ग्रो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एज अ बिहेवियर कितना बड़ा चेंजेस इंडिया में आ रहा है। टॉप के अंदर में है इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरीज और होम एसेंशियल्स। कंटिन्यू। स्मार्टफोन, बिकॉज पैसा अवेलेबल हो रहा है, स्मार्टफोन 10 में से 7 आईफोन जो है वो EMI में अवेलेबल है। ऑटोज 60% ऑटोज 2 व्हीलर्स लोन में है। वेडिंग 3 में से 1 शादियां लोन लेके की जा रही है, घर से सेविंग से नहीं हो रही है, लोन लेके शादियां कर रहे हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स 30 से 35% इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लोन लेके है। और एजुकेशन 15 से 20% लोग एजुकेशन लेके लोन लेके एजुकेशन में काम कर रहे हैं। ये हो गया क्रेडिट कार्ड। अभी जो सिचुएशन है क्रेडिट कार्ड, तो जैसा कि मैंने कहा कि करंट में तकरीबन 9 करोड़ क्रेडिट कार्ड है, जो कि नेक्स्ट ईयर तक वो 14 करोड़ हो जाएंगे और वो 20 करोड़ क्रेडिट कार्ड हो जाएगा 2030 तक मिनिमम। और ट्रांजैक्शन वैल्यू मैं दिखाना चाहता हूं कितना लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो अभी आज के डेट में तकरीबन ये जो क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन होता है वो 22 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट कार्ड से। डेबिट कार्ड से 6 लाख करोड़, जो कि आने वाले 2005 साल के अंदर में करीबन 40 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन होंगे, 7 लाख करोड़ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड उतना नहीं यूज होता है, खासकर यूपीआई आने के बाद ना डेबिट कार्ड का यूसेज ओवरऑल कम हो गया, लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास यूपीआई का डेटा नहीं था, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक तो बड़ा ग्रोथ आ रहा है ना वो इसमें आ रहा है, जो कि क्रेडिट कार्ड
मार्केट है इंडिया के अंदर में। और अभी जो ये इस बजट के अंदर में ये जो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ गया है, ओवरऑल सबका फाइल का साइज बढ़ जाएगा, फाइल का क्वालिटी बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी कंफर्टेबल होंगी आपको लोन देने में, आपको क्रेडिट लिमिट देने में, राइट। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड बिजनेस कर रहा है और रिस्क को अच्छा से मैनेज कर लेना, तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज विल डू वंडरफुल इन दिस होल जर्नी ऑफ इंडिया। ये हो गया रिटर्न एनालिसिस। थोड़ा मैं स्टॉकेज भी यूज करूंगा रिटर्न एनालिसिस बताने के लिए कि इवेंचुअली जो कंजम्पशन रिटर्न्स है ना, विच इज टोटल रिटर्न का मतलब हो गया इंडेक्स का रिटर्न प्लस डिविडेंड जो मिलता है। तो कंजम्पशन का रिटर्न ना बाय एंड लार्ज ज्यादा ही रहता है विज़ निफ्टी 50, निफ्टी 500। तो इट्स अ सेफ सेक्टर और वोलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कम रहता है। ये हो गया रिटर्न। ये डार्क मतलब हो गया रिटर्न ज्यादा है, और यहां डार्क मतलब शेडेड मतलब हो गया वॉलेटिलिटी कम है। कम वॉलेटिलिटी में ज्यादा रिटर्न, क्या खराब है? हाँ, तो कंजम्पशन थीम इंडिया का एवरग्रीन है और वो चलेगा। एक काम करते हैं, स्टॉकेज के अंदर में एक बार मैं सर्च कर लेता हूं यहां पर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन, तो इंडिया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में चला गया, माफ कीजिएगा। कंजम्पशन एक बार मैं सर्च कर लेता हूं। तो कंजम्पशन, मैं भी नया ये सीख रहा हूं, तो टीवी नया लिया है तो अभी देख रहे हैं उसको क्या क्या है। तो इंडिया का कंजम्पशन इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इसका अगर हम रिटर्न एनालिसिस करें तो पिछले 2 साल के अंदर में 46% रिटर्न, 5 साल के अंदर में 110% रिटर्न और 10 साल के अंदर में 203% रिटर्न। अगर मैं इसको निफ्टी के साथ कंपेयर करूं तो 46% इसका 2 साल में, निफ्टी ने रिटर्न दिया है 30%। 5 साल का कंपेरिजन करें तो 110% रिटर्न इसने दिया और निफ्टी ने दिया है 93%। और इसको 10 साल का करें तो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स ने दिया है 203% और निफ्टी ने दिया है 154%। ऑब्वियसली ये हाई बीटा है तो निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न देगा। बट अगर आप इसको और लंबी अवधि के लिए देखना चाहते हैं ना, तो भी आपको नजर आएगा कि अल्टीमेटली निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स जो है वो निफ्टी से बेटर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, खासकर अभी जब इंडिया में कंजम्पशन जो है वो शायद जीडीपी ग्रोथ को लीड करेगा। ये मेरा हाइपोथेसिस है, राइट। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था निफ्टी जूनियर पे, ठीक है। वहां मैंने कहा था कि निफ्टी जूनियर को आउट परफॉर्म करना होगा बिकॉज उस पर पोटेंशियल है कि वो पूरे रैली में एक अच्छा रिटर्न जनरेट, और एक्चुअल में निफ्टी जूनियर ने क्रिएट किया था। मैं आपको वीडियो का लिंक तो आप देखिएगा। सेम मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन विल डू वंडरफुल। तो कुछ लोग निफ्टी कंजम्पशन में पार्टिसिपेट स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टॉक्स का लिस्ट देखूं तो ये सारे स्टॉक्स है जो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स का पार्ट है। तो कई लोग स्टॉक्स में डायरेक्टली करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं। तो अगेन अपने अगर सर्च करें कंजम्पशन तो यहां आपको ये बहुत ही प्यारा हमने टूल बना रखा है स्टॉकेज। तो अगर आप कंजम्पशन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज है जो कंजम्पशन फंड यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे एक्चुअली आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में ही चलते हैं अभी फटाफट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम भी तो करना है। तो मुझे आपको ये बताना होगा कि आप कर कैसे सकते हैं। तो इक्विटी कैटेगरी के अंदर में चलते हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल में आ जाते हैं अपने, और इक्विटी कैटेगरी में यहाँ पर आपको मिलेगा इंडेक्स फंड के अंदर में ये स्पेशलाइज स्कीम है। तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक मिलेगा। तो सेक्टर फंड में कंजम्पशन, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ इतने सारे फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जो कि कंजम्पशन थीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको एसआईपी करना है तो आप एसआईपी भी मोड़ के इनमें से कोई अच्छा फंड जिसमें कॉस्ट कम हो, जिसमें रिटर्न 5 साल का रिटर्न सीएजीआर देखो, छोटा मोटा अवधि का मत देखो। तो 5 साल का रिटर्न देखोगे तो मोटा मोटी ऊपर वाले ये फंड्स है जिनमें कम कॉस्ट हो, उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। जस्ट सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। तो अब आगे बढ़ते, पीपीटी में वापस कंटिन्यू करते। तो दिस इज द रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द कंजम्पशन थीम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सेक्टर्स जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये पूरे एक्सरसाइज में, तो एफएमसीजी स्वाभाविक सी बात है बिकॉज एफएमसीजी इज समथिंग विच इज क्लोजेस्ट टू आवर किचन्स एंड आवर डाइनिंग एरिया। Retail and e-commerce will definitely do good, especially the quick commerce piece. Consumer durables और electronics, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत साल पहले जब हम लोग किचन विजुलाइज करते थे तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स थे, कितने थे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स? नए आपके घर में किचन में कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते थे? 2 मैक्सिमम, ठीक है। अभी अगर नया घर देखेंगे, जो नए घर बन रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होंगे? मिनिमम 8 से 10। पहले हम डरते थे कि गैस है
तो इलेक्ट्रिक पॉइंट से डर नहीं है, अब तो डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड यूज कर रहे हैं। इवन जो गैस है उसको भी तो हम इलेक्ट्रिक कर लिए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल एंड टू व्हीलर्स, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी हाईली डेंस कंट्री। यहाँ पर कम एरिया, खासकर जो शहर है वहाँ पर एरिया कम है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ के अलावा मोटर बाइक्स बहुत बिकती है। आम आदमी का ट्रैवल एक्चुअली इंडिया में मोटर बाइक्स में होता है। बैंकिंग, एनबीएफसी, जितना प्रोफाइल बेटर होगा, जितना हम कंज्यूम करना चाहेंगे उतना हम बोरो करेंगे। क्रेडिट कार्ड्स, जो कि मैंने आपको कहा कि क्रेडिट प्रोफाइल बेटर होगी तो क्रेडिट कार्ड्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा वो एक्सपैंड कर पाएंगे। रियल एस्टेट और हाउसिंग, खासकर जो लो वैल्यू हाउसिंग है उनके लिए बहुत अच्छा है। और ट्रैवल और एंटरटेनमेंट, अल्टीमेटली ये सब कर कुरा के क्या पाया क्या लेके गए ये लास्ट में रह जाता है ना कि क्या लेके जाएंगे, खाली पेट लेके जाएंगे तो कम से कम घूम तो लो, दुनिया तो देख लो। तो ट्रैवल बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंजम्पशन स्टोरी इन इंडिया। एक और बात थी, नॉर्मल कंजम्पशन तो इंडिया में ग्रो करेगा ही, बट आई थिंक रियल में जो ग्रोथ आ रहा है ना, प्रीमियमाइजेशन में आ रहा है। तो जो टॉप कैटेगरी ब्रांड्स है ना, जहाँ पर प्रीमियम सर्विसेज अवेलेबल है, चाहे वो टाइटन है, अपोलो हॉस्पिटल है, फिनिक्स मिल है, अब देखिए इन सब का जो ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ है, वो 12% प्लस है। ठीक है, और ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, जो महंगे होंगे। और अगर आप सेम कैटेगरी में कंपेयर करोगे तो HUL का सेल्स का ग्रोथ और नेस्ले का सेल्स का ग्रोथ देखिए, नेस्ले ज़्यादा है। वी-मार्ट का सेल्स का ग्रोथ और ट्रेंड का सेल्स का ग्रोथ देखिएगा, एक्सक्लूडिंग ज़ूडियो, अब देखिए उसका ग्रोथ ज़्यादा है। ये रिपोर्ट हमने, ये डेटा हमने ऑब्वियसली कोई रिपोर्ट से लिया है, तो उसका सोर्स यहाँ मेंशन्ड है। यहाँ पर अगर हम गाड़ियों का सेल्स देखें तो SUV का सेल्स का ग्रोथ देखिए, और PV का सेल्स का, और बाटा का सेल्स का ग्रोथ देखिए, और मेट्रो का सेल्स का ग्रोथ। तो प्रीमियमाइजेशन इंडिया में बहुत बड़ा थीम है और वो कांस्टेंट चलता ही रहेगा। अब ये वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको ना कुछ स्टॉक बता देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है लास्ट में लोग बोलेंगे अरे ये सब तो कहानियाँ हैं, शेयर तो बताइए। तो शेयर का लिस्ट भी यहाँ पर है। वैसे ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ मेरा नहीं है, मैंने भी मल्टीपल सोर्सेज से लेके अपना बनाया, थीम बनाया। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्टॉक्स है, ये आपको स्टॉकेज में भी आप जाओगे तो मिल जाएगा। तो FMCG के अंदर में देखिए इतनी सारी कंपनीज है, अल्कोहल सिगरेट्स के अंदर में इतनी सारी कंपनीज है। ये सब कंपनीज ऑब्वियसली आपको अपने लेवल पे एनालाइज करना होगा। मैं कैसे काम करता हूँ, मैं तो मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे इनमें से किसी भी कंपनी में मोमेंटम दिखेगा तो मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा। तब तक मैं, अगर मुझे इसको 5 साल 10 साल के लिए इसको प्ले करना है तो म्यूचुअल फंड में कोई कंजम्पशन स्कीम जो है किसी भी अच्छे फंड हाउस का, जहाँ कम कॉस्ट हो मैनेज करने का, जहाँ रिटर्न ओके हो, उसमें मैं अपना SIP चालू कर दूंगा। दैट इज द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट। एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। और अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि मैं सिखाता हूं सबको, आप इनमें से स्टॉक में से जहां मोमेंटम आपको मिले उन स्टॉक्स के अंदर में आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मोमेंटम ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का एक कोर मैं आपको बताता हूं, वो है एग्जिट। क्योंकि मोमेंटम खत्म, एग्जिट करना है, यहां से फिर कहीं और जाना है। मोमेंटम अगर आप कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिए, तब फिर आपका पतन निश्चय है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्यों आए बाजार में, ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, ये सारे प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। उसके बाद ही शेयर बाजार में अपना पार्टिसिपेशन को डिफाइन कीजिएगा। अलग अलग सेक्टर्स, थीम में अलग अलग स्टॉक है जो कि आप देख सकते हैं फॉर योर लर्निंग पर्पस। ये कुछ लोग हैं जिनके सोर्स पे हमने ये वीडियो बनाया। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडिलवाइस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, ब्लूमबर्ग का डेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, कंपनीज के रिपोर्ट, और ऑब्वियसली आपका सबसे फेवरेट स्टॉकेज, वहाँ से हमने बहुत कुछ लिया है और आपने हमको हमेशा सपोर्ट किया है इन ऑल द इंटरव्यूज। बाय द वे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट थी वीडियोस में यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब स्टॉकेज के अंदर में एक लर्न सेक्शन है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अवेलेबल है। आप जब इसमें क्लिक करोगे, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल है, पैसा कमाने का, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल हेयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो आप इनके अंदर में जाके वो वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। ये वाला वीडियो भी इसके अंदर में आ जाएगा। आई होप यू गोइंग टू सी ऑल द वीडियोस। और मेरा जो ट्रेड करने का तरीका है, इन्वेस्ट करने का तरीका है, वो मैंने लर्न टू ट्रेड में भी सिखा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं, रियल टाइम गाइडेंस मेरे और मेरे 20 से ज़्यादा टीम मेंबर से चाहते हैं, तो स्टॉकेज क्लब, वो क्लब जहाँ पर हम रियल टाइम डिस्कशन करते हैं, थीम्स, आइडिया, स्टॉक्स, और
हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी क्लब मेंबर्स हैं उनको हम सही गाइडेंस दे पाएँ। तो आई होप टू सी more and more of you joining that amazing community of many people who are getting benefit from the knowledge which we are sharing. Alright दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And I'm sure you are going to share this with your friends and family. और बस मोटिवेट करते रहिए, कमेंट में लिखिएगा Did you like it? And you can just say yes, I like it, and I'll get motivated to record more such videos in a very simple language, but try to give you more effective knowledge as much as possible. ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।